हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कैसे होती है और कौन कौन से कारक हैं, कारण हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं और उसको कम करने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। उसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और कैसे होती है। So global warming is actually it is increase in average temperature of the earth। पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में अगर बढ़ोतरी हो जाए तो उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यदि इसमें कोई चेंज होता है, जैसे बढ़ जाए या घट जाएगा तो उसको फिर वार्मिंग के नाम से नहीं जानेंगे। हालांकि जब ये बढ़ता है तो उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर बढ़ता है तो देन इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग होने का मेन जो कारण है वो उसके पीछे कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो कि पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने में सहयोग करती हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि ये गैसेज कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे ज़्यादा, जिसका परसेंटेज है 82% या 82%। देन मीथेन 9%, नाइट्रस ऑक्साइड अबाउट 6% एंड 3% कंटेन्स फ्लोरिनेटेड गैसेज। फ्लोरिनेटेड गैसेज जिसमें CFCs आती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं। और जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन गैसेज के एमिशन का वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल बेस्ड है। कोल बर्न होता है, उसके बाद फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सेकंड नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें ट्रांसपोर्ट के सारे साधन आते हैं। देन इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्रीज किसी न किसी एनर्जी सोर्स का यूज करती हैं, तो इंडस्ट्री है। देन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन गैस का बहुत प्रोडक्शन होता है, जिसमें जैसे जो पैडी क्रॉप है, धान की फसल जिसको बोलते हैं, पैडी क्रॉप के प्रोडक्शन में चूंकि वाटर लगिंग कंडीशन जब हो जाती है तो उस समय मीथेन का प्रोडक्शन काफ़ी होता है। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री में भी मीथेन का प्रोडक्शन होता है। देन जो कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल चीज़ें हैं, जिसमें हाउस होल्ड की चीज़ें आती हैं, जैसे खाना बनाना, ये सब चीज़ें, उनका कंट्रीब्यूशन करीब 10% है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, देन ट्रांसपोर्टेशन, फिर दैट इंडस्ट्री, ये गैस ग्रीन हाउस गैसेज की संख्या को बढ़ाती है। अब हमारी पृथ्वी गर्म कैसे रहती है उस मैकेनिज्म को समझते हैं हम लोग। पृथ्वी में जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है। इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में ये अर्थ है, इसके चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में जैसा कि हम लोग जानते हैं कई सारी गैसेस का मिश्रण होता है। ये जो एयर प्रेजेंट होती है, कई सारी जो गैसेज हैं उनको मिल करके बनती है। इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचता है वो उसमें सारी गैसेज आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है और ओजोन लेयर है, और उसी में कुछ वाटर वेपर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। सन से एनर्जी रेडिएशन के रूप में ट्रेवल करती है, और वो वेव के फॉर्म में या एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको हम लोग फोटोन के रूप में जानते हैं, उसके फॉर्म में ट्रेवल करती हुई अर्थ पे पहुंचती है। अर्थ पे पहुंचने से पहले कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है या रिफ्रैक्ट हो जाती है और अर्थ पे नहीं आती है। उसका कुछ पार्ट अर्थ पे पहुंचता है, कुछ पार्ट जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये हीटिंग का प्रोसेस है, इससे अर्थ हमारी धीरे धीरे दिन के टाइम में हीट होती है जब से सनलाइट पड़ेगी। तो उसके बाद जब नाइट वाला पार्ट आता है तो उस दौरान ये
कूलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। और कूलिंग के प्रोसेस में हम लोग जानते हैं जैसे कोई आयरन की चीज़ है अगर गर्म रहती है तो जब वो कूलिंग के प्रोसेस पे जाती है तो रेडिएशन इमिट करता है, धीरे धीरे करके रेडिएट करता हुआ वो अपनी एनर्जी को लॉस करता है। उसी तरह से अर्थ बिहेव करती है। नाइट के टाइम में ये कूलिंग का प्रोसेस शुरू होता है और रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को लॉस करती है। इससे इस रेडिएशन का कुछ पार्ट अर्थ के बाहर चला जाता है, स्पेस में चला जाता है, और बहुत सारा पार्ट जो गैसेज होती हैं वो इसको रोक लेती है। और इस तरह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है और इस पे लाइफ फ्लरिश करती है और लाइफ के रहने के लायक एक टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैकेनिज्म होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है किस तरह से वो जो है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट जो है वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है यूरोपियन कंट्रीज में या जैसे यूएस के बहुत सारे पार्ट, कनाडा के बहुत सारे पार्ट में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको ग्रो नहीं कराया जा सकता लो टेम्परेचर पे। तो उनको ग्रो कराने के लिए ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस बनाए जाते हैं। उनको ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। ग्लास की एक खासियत होती है कि वो लॉन्ग वेव्स शॉर्ट वेव्स को एंटर करने देता है। शॉर्ट वेव्स एंटर करती हैं, अंदर के जो भी चीज़ें होंगी वो हीट होंगी, जो शॉर्ट वेव्स है वो एब्जॉर्ब होती हैं। और जब कूलिंग का प्रोसेस शुरू होता है नाइट के टाइम पे तो लॉन्ग वेव्स जो ये इमिट करता है उसको ये बाहर नहीं जाने देता। तो लॉन्ग वेव्स जो होती हैं उनको कुछ पार्ट तो बाहर निकल जाती है लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो है वो इस ग्लास के अंदर ट्रैप हो जाती है। तो इस तरह से जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो अ, थोड़ा सा वार्म बना रहता है और ये पौधों के ग्रो करने में हेल्प करता है। दूसरा ये एक ग्रीन हाउस का एक ये एग्जाम्पल दिखाया हुआ है हमने, और इसको हम लोग डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इस प्रोसेस को। कि जैसे कार है, कार को अगर खुले में रख दिया जाए, धूप में रख दिया जाए तो उसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर बाहर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंदर तकरीबन 99 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो जाता है 10 मिनट के टाइम लैप्स पे या 10 मिनट के अंतराल पे। ऐसा इसलिए होता है कि वही ग्लास की प्रॉपर्टी शॉर्ट वेव्स को अंदर आने देता है पर लॉन्ग वेव्स को बाहर नहीं जाने देता है। तो इस तरह से हीट जो है वो कार के अंदर ट्रैप हो जाती है। यही सेम मैकेनिज्म हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो अपनाती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। मीथेन ज़्यादा इस प्रॉपर्टी को शो करती है। अगर मीथेन की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मीथेन सबसे इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ रही है फॉसिल फ्यूल के जलाने के कारण, तो सबसे ज़्यादा इसका नंबर या आप कह सकते हैं क्वांटिटी इसकी बढ़ी हुई है, इस कारण ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसी तरह से हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बिहेव करती है ग्लास की तरह, और जिसके कारण जो है अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है जो कि 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उससे अगर ज़्यादा बढ़ जाता है टेम्परेचर, जो कि बढ़ चुका है काफ़ी कुछ और धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और यदि बढ़ता जाएगा तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका इफेक्ट हमको ज़्यादा दिखना शुरू होगा। Now, we will try to understand what is difference between global warming and climate change. ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में अंतर क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। कंफ्यूजन होता है इसमें थोड़ा सा, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज ऑफ अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बनने के कारण जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। जबकि जो क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्लूड होता है। तो दिस इज ब्रॉडर टर्म that refers to long term change in climate including average temperature and precipitation। तो
लॉन्ग टर्म पे, छोटे समय के लिए नहीं, 1 साल या 2 साल में जो अंतर आता है उसको नहीं लिया जाता है, बल्कि एक लंबे समय से जो चेंज हो, और जिसके कारण जो क्लाइमेट होता है वो बदल जाता है, जिसमें टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल इन्वॉल्व होता है। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो जाएगा, कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल होगी, कहीं पे कम रेनफॉल होगी। तो इस तरह से जो चेंजेज होते हैं उसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। नाउ जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, इल इफेक्ट्स क्या होंगे एनवायरनमेंट पे या हमारी ग्लोब पे, इस प्लैनेट अर्थ पे, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। राइजिंग सी लेवल, तो जैसे ही जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो सी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे पोल्स पे हैं या जो माउंटेन्स पे आइस कैप जमी हुई है, जो बर्फ जमी हुई है, वो धीरे धीरे करके पिघलने लगेगी, जिसके कारण जो सी लेवल है वो बढ़ेगा। और जो सी शोर पे या समुद्र के किनारे जो बसे हुए शहर हैं, उनमें पानी भर जाएगा और उनके डूब जाने की संभावना बढ़ जाती है। देन इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे धीरे। टेम्परेचर बढ़ने से एक जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो हैबिटेट डैमेज एंड स्पीसीज के लॉस का होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिस कारण बहुत सारी प्लांट्स की वैरायटीज या एनिमल्स की वैरायटीज, माइक्रोब्स की वैरायटीज धीरे धीरे करके, जो कि उस इंक्रीज इन टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर पाएंगे या उसको नहीं झेल पाएंगे, तो वो धीरे धीरे करके फिर विलुप्त होते जाएंगे। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जैसे, या बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ऐसे, जो कि लो टेम्परेचर पे अडॉप्टेड होते हैं, और लो टेम्परेचर उनको नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और वाटर सप्लाई चेंज हो जाएगी, जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर की सप्लाई का लॉस होगा, और जिसके कारण पानी की कमी हो जाएगी। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा वहाँ पानी ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, उन एरियाज में रेनफॉल कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है वो जो वाटर सप्लाई का पैटर्न है उसको प्रभावित करेगा। उसके अलावा जो चेंजेज हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज एक प्रमुख कारण है, जिसको मैंने पहले डिस्कस किया अर्लियर स्लाइड में। ये आप राइजिंग सी लेवल का एक डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें शहर में पानी घुस गया है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है शहर। लॉस ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जो होते हैं वो सोर्स ऑफ रिवर होते हैं। कोई रिवर जो होती है वो किसी ग्लेशियर से निकलती है, और साल भर जो रिवर्स फ्लो करती हैं, जिनमें पानी रहता है, सदा नीरा नदियां जिनको बोलते हैं, जिनमें सदा पानी रहता है, जैसे गंगा यमुना है, उसमें पानी इसीलिए रहता है क्योंकि वो किसी न किसी ग्लेशियर से निकलती हैं, और बर्फ जो पिघलती है धीरे धीरे करके वो पानी की निरंतरता को बनाए रखता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे तो रिवर्स खत्म हो जाएंगी। दूसरी एक जो और प्रमुख कारण है, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। तो हम लोग जानते हैं कि दो तरह के पौधे होते हैं, एक C3 पौधे होते हैं, और दूसरे C4 प्लांट्स होते हैं। C3 पौधे जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, C4 प्लांट्स हायर टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। तो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो C3 प्लांट्स, जिसमें हमारी मैक्सिमम क्रॉप प्लांट्स आते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी घटेगी, और उनकी प्रोडक्टिविटी घटेगी तो फूड का क्राइसिस बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा यदि फूड क्राइसिस बढ़ेगी तो। नाउ some proofs, there are some proofs that global warming is taking place. In coming slides I will show the proof. This is Portage Glacier, Alaska. This picture was taken in 1914 and this in 2004.
यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी बर्फ जमी हुई है। सेम मंथ का ये पिक्चर है या फोटो है, सेम मंथ की। यहाँ पे ग्लेशियर है, पूरा आइस जमी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के कारण ये ग्लेशियर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और ये पूरा पानी में तब्दील हो गया। इसी तरह से ये कोलोराडो रिवर है एरिजोना की। जून 2002 में ये पिक्चर लिया गया है और ये दिसंबर 2003 में लिया गया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बहुत सारा, और इससे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभाव पड़ता है इस ग्लोबल वार्मिंग का वाटर कैरिंग कैपेसिटी पे रिवर के। देन व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। तो बेसिकली जो प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग होने के, उसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल प्रोडक्ट्स और जो ऑर्गेनिक मटेरियल को बर्न करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी है, सीएनजी है, ये सारी चीज़ें आती हैं और इनको जलाने से जो गैसेस रिलीज होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में ऐड होती जाती हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स वन ऑफ द मेन रीजन फॉर इंक्रीज इन दिस CO2 कंसंट्रेशन इन आवर एटमॉस्फेयर। उसके अलावा जो फॉरेस्ट फायर है, जंगलों में जो आग आग लगती है, क्योंकि जंगलों में जो आग लगती है उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कि एनवायरनमेंट में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस, इंक्लूडिंग दिस ग्रीन हाउस गैसेस। उसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जिसको आपको थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस किया था पहले भी हमने। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे वन संपदा है या जो हमारी वाटर रिसोर्सेज हैं, उन सब का ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी इन्वायरमेंट में। और एग्रीकल्चर जैसे आपको बताया, मीथेन को ये कंट्रीब्यूट करता है एनवायरनमेंट में। एनिमल हस्बेंड्री भी मीथेन को कंट्रीब्यूट करती है। तो इससे जो है ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या बढ़ेगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के जलाने के। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जैसे आपको पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है ग्रीन हाउस गैस को ऐड करने का, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है। देन डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटेंगे क्योंकि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, फूड मटेरियल बनाते हैं अपना। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन होगा तो कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंजप्शन कम होगा। कंजप्शन कम होगा तो एनवायरनमेंट में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। पावर्टी इज द वन ऑफ द मेजर काज ऑफ दिस पोल्यूशन। तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो चाहे सॉइल पोल्यूशन है, चाहे जो हो, तो उससे पावर्टी बहुत बड़ा काज होती है। और देन आपको पहले भी बताया रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो ये ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा रिसोर्सेज का, तो हम प्रकृति में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तभी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन बना रहेगा और ये जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। ये ग्राफ शो करता है जो CO2 का कंसंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है अ, हमारे एटमॉस्फेयर में, वो ओवर द टाइम कैसे धीरे धीरे करके बढ़ा है। ये ब्लू लाइन शो करती है, पहले ये नॉर्मल था। यहाँ से जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली गई है। पहले यूरोप में प्रॉब्लम थी, फिर धीरे धीरे करके ये ओवर द ग्लोब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ती हुई है।
420 ppm के करीब पहुंच चुकी है और टेम्परेचर लगभग 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो एवरेज टेम्परेचर है उससे 0.8 से 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब बढ़ चुका है और जो नेक्स्ट सेंचुरी में है इट मे इंक्रीज अप टू 1 और 1.9। तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। What can we do? What can we do to minimize this ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कम करने या उसको कंट्रोल करने में हम क्या कर सकते हैं? तो बी नेचर लवर, गो फॉर द नेचर ट्रेल्स एंड ट्रैक्स, विजिट सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स। इससे क्या होगा, आपको प्रकृति के प्रति प्यार जगेगा और उसको संजोने में हम लोग हेल्प करेंगे। Initiate, participate in various environmental programs. Then follow 3R, reduce, reuse, recycle। तो कोई भी चीज एक बार में यूज एंड थ्रो वाली चीजें कम से कम मिनिमम यूज करिए। तो ऐसी चीजों को यूज करिए जिनको बार बार यूज किया जा सकता है, उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, उनको नया रूप दे करके हम लोग यूज कर सकें। तो इससे जो है जो रिसोर्सेज हैं उन पे स्ट्रेस कम होगा। प्रमोट कार पूलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अकेला वाहन चलाने से बढ़िया है कि कार पूलिंग करिए, 4-5 लोग एक साथ जाइए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उससे हम लोग जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके इमिशन को मिनिमाइज कर सकेंगे। इनकरेज ट्री प्लांटेशन, इंडिजीनियस स्पीसीज। तो प्लांटेशन को बढ़ाएं, प्लांटेशन क्योंकि प्लांट्स जो है जो गैसेज होती है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में कम करते हैं। बी रिस्पॉन्सिव सिटीजन, अवॉइड लिटरिंग, कीप एनवायरनमेंट क्लीन। देन सिंपल थिंग्स जो हम लोग कर सकते हैं, ड्रेस लाइटली व्हेन इट इज हॉट इंस्टेड ऑफ टर्निंग अप द एयर कंडीशनिंग और यूज ऑफ अ फैन। तो फैन और एयर कंडीशनर चलाने के बजाय जब तक बहुत ज़रूरत ना हो तब तक हम लोग अवॉइड करें उनको चलाने से। ड्रेस वार्मली व्हेन इट इज कोल्ड इंस्टेड ऑफ टर्निंग अप द हीट। हीटर जलाने के बजाय अगर हम लोग कपड़े गर्म कपड़े पहने या उस तरह के फ्यूल जलाने के बजाय गर्म कपड़े पहनकर हम लोग फ्यूल पे जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकते हैं। ऑफर टू हेल्प योर पेरेंट्स कीप द एयर फिल्टर्स ऑफ योर एसी एंड फर्नेस क्लीन। तो जो एसी है या बाकी चीज़ें हैं उनको मेंटेन करके रखा जाए ताकि उन पे स्ट्रेस कम पड़े और लेस अमाउंट ऑफ जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो। वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेज इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर अ राइड इन द कार। कार पे चलने के बजाय या जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो व्हीकल्स हैं उनके यूज के बजाय पैदल चलिए, साइकिल से चलिए या ऐसे वाहन का उपयोग करिए जिसमें ये फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं होता है। प्लांटेशन इज मस्ट, प्लांट ट्री। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्री होंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट को खुद ही क्लीन कर देते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट की संख्या कम होती जा रही है इसलिए स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे पेड़ों की संख्या कम होगी। तो इस प्रोसेस को जरूर याद रखिए, रिड्यूस, कम संख्या में मिनिमम चीज़ों में जीवन यापन करें। रीयूज, बार बार यूज करें किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि यूज एंड थ्रो वाली ना हो, एक बार यूज किया फेंक दिया। रिसाइकिल, रिसाइकलिंग की जाए, जैसे प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें हो या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सके उसको एनवायरनमेंट में फेंकने के बजाय, जलाने के बजाय रिसाइकलिंग के लिए यूज किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.